जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी का, वो है यूनियन एंड टेरिटरीज। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पिछली वीडियोस में पॉलिटी के चैप्टर्स कवर किए हैं, जिनमें आता था हमारा एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से नया रूप दिया। फिर हमने पढ़ा था प्रियम्बल के बारे में, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा हमने, शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनियन एंड टेरिटरीज। यहाँ से हमारे आर्टिकल्स स्टार्ट होंगे। इसमें हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स को, और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि काफ़ी सारी स्टेट्स थी, जैसे 2-3 स्टेट्स थी हमारी जो इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, तो उनको कैसे इंटीग्रेट किया गया था। देन काफ़ी कुछ है इसमें कवर करने वाला, आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। तो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये पहली लाइन है हमारी जो आर्टिकल की, कि इंडिया, जिसको हम भारत भी बोलते हैं, वो एक तरह से यूनियन ऑफ स्टेट होगा। और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा? स्टेट्स, यूटीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। वो टेरिटरीज जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में भी एक्वायर कर सकती है। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यूनियन ही क्यों बोला गया, फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया? हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं ना, तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं बोलते? तो यूनियन वर्ड इसलिए किया गया है यूज़ यहाँ पे कि एक तो रिजल्ट नहीं है ये किसी एग्रीमेंट का, और जो स्टेट्स हैं हमारी वो अलग नहीं हो सकती यूनियन से। मतलब जो हमारा इंडिया है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है नेचर में, उसे हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं, हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यूनियन हमारी इंडिस्ट्रक्टिबल है और जो स्टेट्स हैं हमारी वो डिस्ट्रक्टिबल हैं। तो अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं और एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं। मीनिंग क्या होते हैं अभी इनके? स्टेट्स को हम कह सकते हैं एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होती हैं? अभी इसको इस तरीके से मानो कि कुछ पार्ट्स होते हैं, जब उनको हम जोड़ देते हैं तो एक तरह से वो क्या बनाते हैं? मेक अ होल। छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के हम प्रॉपर एक चीज़ बना देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यूनिट से ही अंदाज़ा लगा लो कि इंडियन यूनियन में जो हमारी स्टेट्स हैं वो एक यूनिट्स का काम करती हैं, उनको जोड़ के ही एक तरह से हमारी इंडियन यूनियन बनी है। और स्टेट्स की क्या होता है, हर किसी की अपनी गवर्नमेंट होती है, लेजिस्लेचर पावर दी गई होती है, और एक तरह से डिफाइंड टेरिटोरियल बाउंड्री होती है। अभी क्या क्या होता है इन लोगों के पास? ऑटोनमस पावर होती है, पर एब्सोल्यूट पावर नहीं होती, फुल पावर नहीं होती, कुछ हद तक पावर होती है। पावर को शेयर कर सकते हैं सेंटर के साथ, जैसे कि हमारी जो लिस्ट दे रखी है ना, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो हमारा 7th शेड्यूल है हमने उसमें पढ़ा था। तो यूटीज क्या होती हैं? ये वो सारे एरियाज होते हैं, रीजन्स होते हैं, जिनको डायरेक्टली कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और वहाँ पर अपॉइंटमेंट किसकी की जाती है? जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है वहाँ पे। पर कुछ यूटीज आपको एक्सेप्शन के तौर पर मिलेंगी, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। इनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। इनको किया जाता है, क्रिएट क्यों किया जाता है? ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो सके, इनकी अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, और सबसे मेन चीज़ क्या होती है यूटीज़ की? इनका यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी होती है। थोड़ा सा कल्चर में इनका डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्वायर्ड टेरिटरीज। ये वो एरियाज होते हैं जो कि इंडिया गेन करता है किसी फॉरेन स्टेट से, किसके थ्रू? ट्रीटी हो गई, कोई सेशन, परचेज और कॉन्क्वेस्ट, जिनको बाद में हम इंडिया में इंटीग्रेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो गोवा, दमन एंड दियो, इसको एक्वायर किया गया था पुर्तगाल से 1961 में, और ऑपरेशन क्या था? बाय मिलिट्री ऑपरेशन विजय। इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है पुडुचेरी की, जिसको एक्वायर किया गया था फ्रांस से 1954 में एक एग्रीमेंट के तौर पर। अभी सेशन क्या होता है? सेशन का मतलब होता है गिविंग अवे टेरिटरी।
अगर सिंपली समझे तो ट्रांसफ़र करना किसी एक टेरिटरी का बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक कंट्री ने अपनी टेरिटरी को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी कंट्री को एक एग्रीमेंट करके या फिर एक ट्रीटी करके। अभी टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्ड आया था हमारे पास पीछे, अभी उसका मीनिंग भी देख लो। पूरा एक एंटायर जोग्राफिकल एरिया होता है जिस पे इंडिया की सोवरेनिटी होगी। अभी सोवरेनिटी होती है कि एक्सटर्नली और इंटरनली हम वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 2, जिसमें क्या है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इस आर्टिकल में है कि हम कोई नई स्टेट को एडमिट कर सकते हैं या फिर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि जो कि प्रीवियसली इंडिया का पार्ट नहीं होगी। समझते हैं, जो पार्लियामेंट है वो नई स्टेट बना सकती है, एडमिट कर सकती है इनटू द यूनियन, जैसे कि हमने सिक्किम को किया था इन 1975 में। नई स्टेट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं उन टेरिटरी से जो कि पहले इंडिया का पार्ट नहीं थी। इस आर्टिकल में यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉट प्रीवियसली पार्ट ऑफ इंडिया, तब हम नई एडमिट कर सकते हैं और एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वही दे रखा है सिक्किम। और जैसे एस्टैब्लिशमेंट हमने किसकी की थी, गोवा, जो कि जिसे स्टेटहुड का दर्जा मिला था 1987 में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिक्किम स्टेटहुड के बारे में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सिक्किम जो था वो एक तरह से हिमालयन किंगडम था, जिसको रूल कौन कर रहा था, चौग्यल मोनार्क। 1947 में क्या होता है, सिक्किम इंडिया को ज्वाइन नहीं करता बल्कि क्या बन जाता है, इंडियन प्रोटेक्टोरेट। 1950 में एग्रीमेंट होता है। तो इनके पास 3 चीज़ों का जो कंट्रोल आ जाता है, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। पर वहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आ जाती है, एंटी मोनार्की मूवमेंट चलने लग जाती है जब 1970s तक आते आते। तो 1974 में क्या होता है कि सिक्किम की जो असेंबली है वो रेजोल्यूशन पास करती है कि भाई हमें इंडिया को ज्वाइन करना है। और यहाँ पर 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 किया जाता है, जिससे सिक्किम को एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया का दर्जा दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी के अंडर। तो सिक्किम को रिप्रेजेंटेशन तो मिल गया पार्लियामेंट में, पर एक तरह से प्रॉपर ये स्टेट नहीं थी। फिर क्या होता है, 1975 में एक और रेजोल्यूशन की डिमांड की जाती है कि हमें फुली स्टेटहुड और का दर्जा दिया जाए, और जो यहाँ पे मोनार्की है, जो कि किंगडम का सिस्टम चल रहा है, उसको अबॉलिश कर दिया जाए। तो वहाँ पे रेफरेंडम किया जाता है। रेफरेंडम में क्या होता है, पीपल्स वोट, इसके बारे में आगे समझाने वाली हूँ, जो कि सिक्किम में डाला गया था 1975 में। तो इसमें क्या होता है, जब रेफरेंडम होता है, लोग वोट करते हैं, तो 97% सपोर्ट करते हैं कि हमें इंडिया को कम्प्लीटली ज्वाइन करना है। और इसी के आधार पे 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 की जाती है, जिसमें मोनार्की को पूरे तरह से अबॉलिश कर दिया जाता है। सिक्किम को बना दिया जाता है 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। और वहीं पर यूज़ किया जाता है आर्टिकल 371F, जहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस बनाई जाती हैं सिक्किम को लेके। तो फिर सिक्किम बन गया था ऑफिशियली फुल फ्लेज स्टेट ऑन 26 अप्रैल 1975 में। प्रॉपर स्टेटहुड का दर्जा इन्हें मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है कि मेथड होता है वोटिंग का, जहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं येस और नो किसी इशू पे जो हमारी कंट्री में चल रहा होता है। यूज़ कहाँ कहाँ होता है इसका, कोई लॉ चेंज करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा चेंज करना है, या फिर कोई बिग नेशनल डिसीजन लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ब्रेक्सिट, यूके के जो लोग थे उन्होंने वोट किया कि उन्हें यूरोपियन यूनियन को छोड़ना है या नहीं। ऐसे ही हमारे सिक्किम ने किया, लोगों ने वोट किया कि सिक्किम इंडिया का पार्ट होना चाहिए या फिर नहीं, और ये बाइंडिंग होती है, इस डिसीजन को फॉलो किया ही जाता है। फिर आता है हमारे पास प्लेबिसिट। प्लेबिसिट भी वोटिंग सिस्टम होता है, पर यहाँ पर लोग डिसाइड करते हैं कि वो किस रीजन या फिर किस कंट्री को बिलोंग करना चाहते हैं, या फिर उनका जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो क्या होना चाहिए। यूज़ कहाँ होता है, जब इंटरनेशनल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो हम कश्मीर में भी प्लेबिसिट की बात की गई थी, पर हुआ नहीं था। यूएन ने सुजेस्ट किया था 1948 में। ऐसे ही शेल्सविक प्लेबिसिट की बात की गई, यहाँ पे लोगों ने वोट किया था कि उन्हें जर्मनी ज्वाइन करना है या फिर डेनमार्क। इसको यूजुअली सुपरवाइज कौन करता है, इंटरनेशनल बॉडीज होगी लाइक यूएन, यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 3, जिसमें बात की गई है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड एल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो नई स्टेट बना सकती है। कैसे, सेपरेट कर सकती है किसी भी टेरिटरी को किसी भी स्टेट से, यूनाइट कर सकती है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स को, या फिर यूनाइट कर सकती है किसी भी टेरिटरी को
किसी भी स्टेट के साथ। ये 3 तरीके बताए गए हैं। और क्या कर सकते हैं इस आर्टिकल के अंदर, बाउंड्रीज को अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, नेम को चेंज किया जा सकता है, किसी स्टेट या टेरिटरी का जो एरिया है उसे इंक्रीज करना या फिर डिमिनिश करना। बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ पार्लियामेंट में, पर उससे पहले रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रेसिडेंट रेफर कर सकता है बिल को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर में, ताकि वो लोग अपने व्यूज़ दे सकें इंट्रोड्यूस करने से पहले। और ये कोई बाइंडिंग नहीं होती, स्टेट का जो ओपिनियन होता है ना उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है। पार्लियामेंट अपने हिसाब से डिसीजन लेती है, चाहे स्टेट डिसअग्री कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश था, जिसको क्रिएट किया गया था 1953 में फ्रॉम मद्रास स्टेट। महाराष्ट्र एंड गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड 2000 में, बाकी तेलंगाना 2014 में। इसके बारे में आगे एग्जाम्पल आने वाली हैं, वहाँ से क्लियर करेंगे प्रॉपर। तो क्रिएशन ऑफ स्टेट्स में क्या था, ऑलमोस्ट हमने जो मेजर न्यू स्टेट्स क्रिएट की थी, जैसे आंध्र प्रदेश कहाँ से, मद्रास स्टेट से, गुजरात को किया गया था सेपरेट बॉम्बे स्टेट से, महाराष्ट्र को भी बॉम्बे स्टेट से सेपरेट किया गया था। नागालैंड की बात होती है 1963 में, तो इसको बनाया गया था असम से। हरियाणा की बात करें तो सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था फ्रॉम यूटी से, इससे पहले ये यूटी था 1971 में। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारी चीज़ें हो गई। अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम 1987 में। बाकी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में क्रिएट की गई थी। ये वाली छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड को बिहार से। तेलंगाना की बात करें तो इसको किया गया था आंध्र प्रदेश से। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर बात करें चेंजिंग बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स की, तो कब की गई बाउंड्री वगैरह चेंज, बाइफर्केशन करनी मतलब स्प्लिट करना आंध्र प्रदेश से, ताकि तेलंगाना को क्रिएट किया जा सके 2014 में। अभी सेकंड आता है हमारे पास चेंजिंग बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश टू क्रिएट तेलंगाना। स्प्लिट कर दिया गया था 2 पार्ट्स में, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को क्रिएट करके 2014 में। ऐसे ही जब रीऑर्गेनाइजेशन करी जाती है पंजाब की 1966 में, जहां से हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी को बनाया जाता है। तीसरा क्या जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे 1972 और 1987 में किया गया था। नेम्स कैसे चेंज किए गए स्टेट्स के, जैसे मद्रास स्टेट की बात की गई थी तो उसको तमिलनाडु बना दिया गया था। उत्तरांचल था तो उत्तराखंड, उड़ीसा से उड़ीसा, और मैसूर को बना दिया गया नेम चेंज करके कर्नाटका इन 1973, पौंडीचेरी को पुडुचेरी इन 2006। तो ऐसे आपको ये सारी चीज़ें याद करनी हैं, क्योंकि कई बार इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू आर्टिकल 3। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई थी। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इम्प्लीमेंट किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अबॉलिश किया गया था 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब 4 तरीके से हमारी जो स्टेट्स की क्लासिफिकेशन कर रखी थी उसको अबॉलिश किया गया था। कैसे बांट रखी थी, पार्ट ए जहाँ पे गवर्नर्स प्रोविंसेस थी, इसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस इंक्लूड थी। 562 प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे पास। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस में 4 आती थी, जो हम पिछली वीडियो में भी कवर करके आए हैं। तो पार्ट डी में आती थी अंडमान एंड निकोबार। और इंट्रोड्यूस किया गया था लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, जोनल काउंसिल्स क्रिएट की गई थी ताकि कोऑपरेशन किया जा सके सारी स्टेट्स में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, इसमें बात की गई है इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की, मतलब जो भी हमने जो टेरिटरीज को ट्रांसफ़र करना था या फिर एक्वायर करना था बांग्लादेश से, और इंडिया से ट्रांसफ़र करना था बांग्लादेश को, म्यूचुअल कंसेंट। यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया की तरफ से सिंपल मेजॉरिटी करके ट्रांसफ़र की गई थी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके बाद हम आर्टिकल 3 से रिलेटेड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से केस में बात की गई थी। जैसे हमारे पास है बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, तो जो आर्टिकल 3 है उसकी बात होगी तो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की जाएगी। अगर हमें सेशन करना है इंडियन टेरिटरी का, हमें ट्रांसफ़र करना है किसी और कंट्री को, तो वहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 3 मीन्स ओनली इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल
1956 में देखा जाए तो रीऑर्गेनाइजेशन की गई स्टेट्स की लिंग्विस्टिक बेसिस पे। 2000 में फॉर्मेशन की गई झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये पढ़ लेना, वही सेम है जो हम पीछे कवर करके आए हैं अभी। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था 2 यूटीज में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। तो डिफरेंस क्या है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में? तो यहाँ पे जो आर्टिकल 2 है वो डील करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जहाँ पे एक्सटर्नली बात होती है, मतलब हमने कोई नई स्टेट एडमिट की गई है जो कि प्रीवियसली नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं थी, नई बनाई गई है। आर्टिकल 3 में क्या है, जो पहले से एग्जिस्ट करती थी उन्हीं को उनकी फॉर्मेशन की गई है, थोड़े चेंजेस किए गए हैं, उनकी बाउंड्रीज वगैरह अल्टर की गई हैं, वो सारा कुछ डील करेगा आर्टिकल 3। अथॉरिटी किसके पास होती है? पार्लियामेंट की होती है दोनों ही आर्टिकल्स में। कंसेंट ऑफ स्टेट यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता नहीं है, पर एक तरह से रेफरेंस दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप लोगों की व्यू पॉइंट है क्या इस चीज़ में। एग्जाम्पल के तौर पे वही सिक्किम एडमिट किया था इंडिया में, तेलंगाना नया बनाया गया था फ्रॉम आंध्र प्रदेश, जो पहले से एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 4, जो कि लॉज अंडर आर्टिकल 2 और 3 उनके बारे में है। तो इसका मीनिंग क्या है कि पार्लियामेंट बाउंड्री चेंज कर सकती है, नेम चेंज कर सकती है, एरिया ऑफ स्टेट चेंज कर सकती है, पर सिंपल मेजोरिटी के साथ। यहाँ पे कोई भी स्पेशल मेजोरिटी यूज नहीं की जाएगी। कोई भी लॉ जो अंडर आर्टिकल 2 और 3 के अंडर बना है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब सिंपली मेजोरिटी की बात तभी की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो तेलंगाना इन 2014, जिसको सिंपल मेजोरिटी से किया गया था, यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जब हमारा इंडिया आज़ाद होता है ऑन 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिनको डायरेक्टली ब्रिटेन रूल कर रहा था। फिर आती हैं 562 प्रिंसली स्टेट्स, जिनको रूल तो हमारे इंडियन प्रिंसेस कर रहे थे, पर जो सुजरेनिटी थी वो ब्रिटिशर्स की थी। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, जिससे इन प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दी जाती हैं कि इंडिया ज्वाइन करो, या फिर पाकिस्तान ज्वाइन करो, या फिर तुम लोग इंडिपेंडेंट रह सकते हो। और इन सभी चीज़ों को एक प्रॉपर मैनेज करने वाले जो मेन आर्किटेक्ट माने जाते हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एज द फर्स्ट होम मिनिस्टर प्लस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके जो सेक्रेटरी थे वो थे वीपी मेनन। उन्होंने इंटीग्रेशन प्रोसेस को फुली लीड किया था। तो पटेल का एम क्या था कि पॉलिटिकल यूनिटी को इंश्योर करना और जो हमारी टेरिटोरियल कंसोलिडेशन है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। आगे है प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें स्टेप 1 दिया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हर एक जो प्रिंसली स्टेट है उनको बोला गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसको साइन करो, जिसमें आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो इंडिया का कंट्रोल रहेगा वो 3 चीज़ों पर रहेगा, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। तो पटेल और मेनन ने डिप्लोमेसी भी यूज़ की, परसुएजन और प्रेशर सब तरीके यूज़ किए गए। परसुएजन होता है कि हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं कोई चीज़, या फिर उन पर कोई किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस डालते हैं तो उस चीज़ को वो अग्री कर देते हैं। स्टेप 2 में क्या था? जिन स्टेट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था इनिशियली, अभी 562 प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे पास, 559 ने एक्सेप्ट कर लिया था क्विकली। तो 3 स्टेट्स हमारे पास जो रह जाती हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद ने कहा कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, जिनको रूल कर रहा था निज़ाम। जूनागढ़ में कौन थे? मुस्लिम रूलर था जो कह रहा था कि मुझे पाकिस्तान ज्वाइन करना है। वहाँ पर मेजॉरिटी वैसे हिंदुओं की थी, बट फिर भी वो कह रहा था कि हमें पाकिस्तान ज्वाइन करना है। जम्मू कश्मीर ने डिसीजन लेने में ही डिले कर दी थी। तो सबसे पहले आता है हमारे पास हैदराबाद इंटीग्रेशन 1948 में। तो ये लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी जिसको रूल किया गया था निज़ाम मीर ओस्मान अली खान के द्वारा। निज़ाम चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, तो वो क्या करता है, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन कर देता है इंडिया के साथ 1 साल के लिए, ताकि उसको स्टेटस क्यू मिल सके। अभी स्टेटस क्यू क्या होता है? स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि जैसे चीज़ें हैं वो वैसे ही रहे, उनमें कोई भी चेंज ना आए, नो चेंज। जैसे कह सकते हो द वे थिंग्स आर राइट नाउ, जैसी चीज़ें हैं उनको वैसा ही रहने दें। तो उसने 1 साल के लिए साइन कर लिया था। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी
कि जो रज़ाकार्स थे उनको लीड कर रहा था कासिम रज़वी, जिसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वायलेंस और कम्युनल अनरेस्ट, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई थी। तो हैदराबाद क्या बन गया था, सेंटर ऑफ लॉलेसनेस बन गया था। तो इंटरनल सिक्योरिटी थी जो हमारे इंडिया की, उसको भी एक थ्रेट की तरह देखा जाने लगा। नेक्स्ट, तो एक्शन बाय इंडिया क्या होता है, जब नेगोशिएशन सारे फेल हो जाते हैं, वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इंडिया लॉन्च करता है पुलिस एक्शन, जिसको बोला जाता है ऑपरेशन पोलो, इन सितंबर 1948 में। और ये 5 दिन तक ऑपरेशन चला था, कोई वॉर नहीं थी। वहाँ पे निज़ाम को सरेंडर करना पड़ता है और जो हैदराबाद है उसको एक्सीड कर लिया जाता है टू इंडिया। आउटकम क्या निकल के आती है कि जो हैदराबाद होता है उसको मर्ज कर दिया जाता है इंडिया के साथ ऑन 26 जनवरी 1950 एज पार्ट बी स्टेट। फिर आती है हमारे पास जूनागढ़ इंटीग्रेशन, जिसमें अगर बैकग्राउंड की बात करें तो हिंदू मेजोरिटी स्टेट थी ये, जहाँ पे 80% हिंदू रहते थे। पर इसको रूल कौन कर रहा था, मुस्लिम नवाब, नवाब महाबत खान। नवाब ने कहा कि मुझे तो पाकिस्तान ज्वाइन करना है। बेशक ये जो स्टेट थी जोग्राफिकली इंडिया के इनसाइड थी, इंडिया के अंदर थी, पर ये कह रहा था कि मुझे पाकिस्तान ज्वाइन करना है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी वहाँ पे कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया एक्सेशन को कि ठीक है, तो और ज़्यादा उससे क्योस बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फॉर्मेशन की आर्जी हुकूमत की, मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट अगेंस्ट नवाब्स डिसीजन, कि जो उसका डिसीजन है वो हमें मंजूर नहीं है। तो हमारे इंडिया की तरफ से क्या एक्शन जाता है कि इंडिया ट्रूप्स भेजता है ताकि वहाँ पे ऑर्डर को रीस्टोर किया जा सके और वहाँ पे डेमोक्रेटिक सोल्यूशन की बात की जा सके। तो वहाँ पे प्लेबिसिट किया जाता है। अभी जो प्लेबिसिट हम पीछे बढ़ के आए थे कि ये एक तरह से वोटिंग मेथड होता है जहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि हमें किस कंट्री को बिलोंग करना है और हमें कौन सा पॉलिटिकल स्टेटस हमें चाहिए। तो कब होता है ये, फरवरी 1948 में। तो जूनागढ़ को फॉर्मली इंटीग्रेट कर लिया जाता है इंडिया में इन फरवरी 1948। नेक्स्ट हमारे पास आता है जम्मू एंड कश्मीर। बैकग्राउंड की बात करें तो इसे रूल कौन कर रहा था, महाराजा हरि सिंह। पॉपुलेशन वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी और जो रूलर था वो हिंदू था। तो सबसे पहले जो महाराजा हरि सिंह है उसने मना कर दिया कि ना तो मुझे इंडिया को ज्वाइन करना है ना ही पाकिस्तान को। कब, इन अगस्त 1947। तो फिर बात होती है पाकिस्तान के इन्वेजन की। तो वो क्या करते हैं, अपने ट्राइबल लश्कर्स जो कि पश्तूनी ट्राइब्समैन होते हैं उनको कश्मीर में भेज देते हैं। वो अटैक करते हैं 22 अक्टूबर 1947 को। वहाँ पे मुजफ्फराबाद, बारामूला, इन सभी को लूट के आगे बढ़ते हैं श्रीनगर की तरफ। और जो महाराजा हैं वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे स्टेट को, तो उन्होंने इंडिया को बोला कि हमें मिलिट्री हेल्प चाहिए। तो अभी इंडिया का आगे से जवाब क्या होता है, तो इसमें इंडिया का जवाब होता है कि हम मिलिट्री हेल्प भेजने के लिए तैयार हैं, पर आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना होगा। तो जो महाराजा हरि सिंह होते हैं वो साइन कर देते हैं जल्दी। तो फिर इंडिया एक्सेप्ट कर लेता है इट ऑन 27 अक्टूबर 1947 को। बट लीगली मीनिंग क्या है इसका, कि जो कश्मीर है वो पार्ट बन जाता है इंडिया का, जैसे कि बाकी अदर प्रिंसली स्टेट्स थी, जूनागढ़ और हैदराबाद। एक्सेशन में 3 सब्जेक्ट इंक्लूड थे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि बाकी सब में भी इंक्लूड थे। तो इसमें इंडियन आर्मी की इंटरवेंशन क्या होती है, तो वहाँ पे इंडियन आर्मी को एयरलिफ्ट कर दिया जाता है श्रीनगर एयरपोर्ट पर। तो जो ट्राइबल मिलिटेंट्स हैं उनको वापस भेज दिया जाता है, पर जो वॉर होती है वो चलती रहती है पाकिस्तान के साथ। हमारी जो फर्स्ट इंडो पाक वॉर थी 1947 से 48 तक। फिर यूएन की इन्वॉल्वमेंट की जाती है, जो इंडिया है हमारा, तो इस इशू को यूनाइटेड नेशंस में ले जाता है इन जनवरी 1948 में। तो यूएन बोलता है कि भाई सीज फायर कर दो, पाकिस्तान को कहता है कि विदड्रॉ करो अपनी ट्रूप्स को, पीछे हट जाओ, या फिर प्लेबिसिट होगा। पाकिस्तान कभी पीछे हटता ही नहीं है, तो वहाँ पे प्लेबिसिट था जो वहाँ पे पॉसिबल हुआ ही नहीं। स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 370। तो अभी ये जो बात हो रही है ये काफ़ी पुरानी बात हो रही है, जब स्पेशल स्टेटस दिया गया था। अभी जो स्पेशल स्टेटस है उसे कैंसिल कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला अंडर आर्टिकल 370, जो कि टेम्पररी प्रोविज़न थी, और सेपरेट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया गया था अंडर आर्टिकल 35A इन 1954 में। फाइनल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर को ऑफिशियली मर्ज कर लिया जाता है इंडिया में। इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है 1951 में। फॉर्मली ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बन जाता है 1957 तक।
तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अभी की जो बात हो रही है, आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया है 5 अगस्त 2019 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो आर्टिकल 370 की जो टेम्प्रेरी प्रोविज़न थी इसको अबॉलिश कर दिया गया है। मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर होगा अभी इसको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। जो सारी प्रोविज़न थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अभी वो जम्मू एंड कश्मीर को बाकी अदर स्टेट्स और यूटीज़ की तरह अप्लाई की जाएंगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल 35A था उसको भी रिमूव कर दिया गया है आर्टिकल 370 के साथ ही। इनका कोई अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और जो परमानेंट रेजिडेंट लॉज थे अंडर 35A इनको भी बदल दिया गया है। करंट स्टेटस की बात करें तो आफ्टर 2090 के बाद जम्मू एंड कश्मीर को एक तरह यूटी बना दिया गया है। इनको लेजिस्लेचर देके लद्दाख सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गया है विदाउट लेजिस्लेचर, और यहाँ पे सारे जो सेंट्रल लॉज हैं उनको अप्लाई किया जा रहा है। अभी ये जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि मोड ऑफ इंटीग्रेशन जैसे 3 जो स्टेट्स में यूज़ किया गया था, तो एक तरह से यहाँ पे मैंने समरी बना के रखी है कि जूनागढ़ में प्लेबिसिट यूज़ किया गया था, हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था। ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। इनके ईयर के बारे में लिखा है कि एक्शन कौन सा इनका वहाँ पे क्या क्या फॉलो किया गया था, तो वो सारी चीज़ें एक समरी के रूप में दे रखी हैं, तो आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं रिमेंबर करने के लिए, थोड़े से याद करने के लिए। तो टोटल स्टेट्स जो इंटीग्रेट की गई थी 562। किसने इंटीग्रेशन की प्रोसेस को लीड किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और बीपी मेनन जी ने। वहाँ पे लीगल टूल क्या यूज़ किया गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ऑपरेशंस की बात करें तो एक ऑपरेशन पोलो था, एक आउटकम क्या निकल के आती है हमारे पास कि बाय 1949 जो सारी ऑलमोस्ट प्रिंसली स्टेट्स होती हैं उनको इंडिया का पार्ट बना दिया जाता है। बाकी जैसे स्मॉलर स्टेट्स थी उनको भी लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में ऐड कर दिया गया था। जैसे आप कह सकते हो ना एग्जाम्पल के तौर पे पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है 1950 तक आते आते। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो इसी में जो हमारे आर्टिकल्स हैं यूनियन एंड टेरिटरीज़ में, तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की बात भी आती है, क्योंकि जब हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं कि आर्टिकल 3 में जो हमारा बाउंड्रीज़ को अल्टर करना था, तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि लैंग्वेज का क्या रोल रहा था हर एक स्टेट बनाने में। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा धार कमीशन 1948 में। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन थी जो कि जून 1948 में बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन थे एस.के. धार। और इसका पर्पस क्या था? एग्जामिन करना कि इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए लैंग्वेज के आधार पर या फिर किसी और क्राइटेरिया पे। तो रेकमेंडेशन क्या की जाती है इस कमीशन के द्वारा कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सुजेस्ट किया जाता है कि आप रीऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम जहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो उसको हम और बेटर कर सकते हैं, गवर्नेंस को और अच्छा किया जा सकता है। तो उनका मानना था कि अगर लिंग्विस्टिकली हम यहाँ पे डिवीज़न करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी नेशनल यूनिटी है वो हमारी खतरे में चली जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ये जो रिपोर्ट रहती है स्पेशली सदर्न इंडिया में लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो पब्लिकली डिमांड होती है और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है कि हमें हमारी लैंग्वेज के आधार पे स्टेट का बंटवारा कर दिया जाए। तो फिर इसके बाद क्या होता है, एक और कमेटी को बिठाया जाता है कि री एग्जामिन किया जाए इस इशू को। फिर आती है हमारे पास जेवीपी कमेटी 1948 से 1949 तक, जो कि होती है दिसंबर में, और रिपोर्ट सबमिट की जाती है अप्रैल 1949 में, जिसके मेंबर्स होते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पताबी सीतारमैया। इसका पर्पस क्या होता है कि रीअसेस करना कि जो धार कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या कमियां थी उसको अच्छे से री एग्जामिन करना और रिव्यू करना कि लोगों की डिमांड क्या है लिंग्विस्टिक स्टेट्स को लेके। तो ये क्या करते हैं, ये भी रेकमेंड करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि एक लैंग्वेज के हिसाब से हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। एम्फेसाइज करते हैं वही नेशनल यूनिटी को कि नेशन की यूनिटी ज़्यादा ज़रूरी है लिंग्विस्टिक कंसीडरेशन से। सुजेस्ट करते हैं कि पोस्टपोन कर दिया जाए लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को जब तक जो इंडिया है हमारा अच्छे तरीके से पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो जाता। तो 1953 में एक तरह से टर्निंग पॉइंट आता है जब डेथ हो जाती है पोती श्रीरामुलु की। हंगर स्ट्राइक पे वो बैठे होते हैं। तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की डिमांड की जाती है उस टाइम पे 1952 में, और वहाँ से और प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं उनकी डेथ के बाद। तो रिजल्ट क्या होता है कि आंध्रा स्टेट को क्रिएट कर दिया जाता है 1 अक्टूबर 1953 में, जब सेपरेट कर दिया जाता है तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को मद्रास स्टेट से।
नेक्स्ट हमारे पास आता है फजल अली कमीशन 1953 से 55 तक, जहाँ पे बात होती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की 1953 में, जिसके चेयरमैन होते हैं फजल अली, मेंबर्स होते हैं के एम पनिक्कर एंड एच एन कुंजरू, और जिनका ऑब्जेक्टिव रहा जाता है स्टडी करना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को एंड इनको बैलेंस्ड अप्रोच प्रोवाइड करनी। तो वो रेकमेंड करते हैं लिंग्विस्टिक फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा, पर पूरा एक फैक्टर नहीं होगा। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात की जाती है, यूनिटी एंड सिक्योरिटी की, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी की, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विएबिलिटी की, वेलफेयर और डेवलपमेंट की, कि इन सभी चीज़ों को फैक्टर्स को ध्यान में रख के तब हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये सुजेस्ट करते हैं 16 स्टेट्स और 3 यूटीज़ को। अब इसकी आउटकम क्या निकल के आती है कि इस रिपोर्ट से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया जाता है 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है। जो 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है और इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया जाता है 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में। यहाँ पे ये सुजेस्ट 16 स्टेट्स कर रहे थे और 3 यूटीज़ कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या आता है रीऑर्गेनाइज किया जाता है 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में। की पॉइंट्स की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये एक तरह से समरी है किस ईयर में की गई थी और उसकी आउटकम क्या निकली थी। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो 1947 से 50 तक चली। जो 562 हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको मर्ज किया गया इंडिया में। जो धार कमीशन है 1948 में, जेवीपी कमेटी थी 1948 से 49। यहाँ से आप एक तरह से ओवरव्यू ले सकते हैं यहाँ से पॉइंट्स का। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड 7th जो अमेंडमेंट की गई थी 1956 में, जहाँ से 14 स्टेट्स प्लस 6 यूटीज़ बनाई गई थी। की लीडर कौन थे इंटीग्रेशन में? सरदार पटेल। और की ऑफिशियल कौन थे? वीपी मेनन, जो कि उनके सेक्रेटरी थे। फिर हमारे पास आता है टोटल स्टेट्स एंड यूटीज़ हमारे पास कितनी हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं हमारे पास। लेटेस्ट जो चेंज किया गया था वो था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसको स्प्लिट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, दोनों ही यूटीज़ हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या इंक्लूड करता है? स्टेट्स प्लस यूटीज़ प्लस एक्वायर्ड टेरिटरीज, 3 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल कौन सी है एक्वायर्ड टेरिटरी की? जैसे पुडुचेरी, जिसको हमने फ्रेंच लोगों से लिया है, गोवा को पुर्तगीज़ लोगों से 1961 में। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब यहाँ पे स्टेट्स की बात हो रही है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स, यूटीज़ और एक्वायर्ड टेरिटरीज की बात हो रही है। बाउंड्रीज कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट। स्टेट्स को सिसीड किया जा सकता है? नो, मतलब हमें इनको अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूनियन है जो इंडिस्ट्रक्टिबल है। आर्टिकल 1 का जो फ्रेज है वो क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारे इवेंट्स मैंने मेंशन किए हैं ईयर वाइज, तो आप लोग देख सकते हो इसको अच्छे तरह से। एक समरी की फॉर्म में बनाए गए हैं ये भी, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कहानी जो शुरू होती है 56 से शुरू होती है कि सबसे पहले आंध्रा स्टेट बनाई जाती है, फिर आगे 60 में महाराष्ट्र एंड गुजरात क्रिएट होते हैं, 63 में नागालैंड की बात होती है। तो ये सारे सीरीज़ में लिखे गए हैं। जो हमारे लेटेस्ट चेंज की बात करें तो यहाँ से पढ़ें 2000 में छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड, ये क्रिएट किए गए थे। 2014 में तेलंगाना को सेपरेट कर दिया गया था आंध्र प्रदेश से। एंड 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को स्प्लिट कर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटीज़ में। हमारे पास फिर कुछ स्पेशल प्रोविजंस आती हैं, जैसे आर्टिकल 371 है। ये सारी वो स्टेट्स हैं जिनको पहले क्रिएट किया गया था, फिर बाद में इनको थोड़ी स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं। जैसे आर्टिकल 371 में देखें तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी गवर्नर को रिगार्डिंग डेवलपमेंट करनी बैकवर्ड रीजन्स की। कहाँ पे? महाराष्ट्र और गुजरात में। फिर आता है आर्टिकल 371A, जहाँ पे बात होती है नागालैंड की, जो कि स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई थी नागा रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को। उनके जो कस्टमरी लॉ होते हैं, वहाँ की जो लैंड ओनरशिप होती है, उन सभी को एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 371A का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 371B, वहाँ पे बात होती है असम की, जो कि स्पेशल कमेटी बनाई गई है ट्राइबल एरियाज़ के लोगों के लिए। कहाँ पे? असम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब एक तरह से स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है उन्हें। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 371C, जहाँ पे बात होती है मणिपुर की। हिल एरियाज़ कमेटी बनाई गई है ताकि जो ट्राइबल एरियाज़ है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और जो गवर्नर है वो इंश्योर कर सके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि वहाँ के हिली एरियाज़ हैं।
फिर आता है आर्टिकल 371D एंड 371E, वहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात की गई है। इसको अलग अलग करके लिख लोगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे बात की गई इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन में, कि अगर इनको डिवाइड किया गया तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप एक एरिया में अपॉर्चुनिटी दे रहे हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की और दूसरी जगह नहीं। और जो 371E है वो अलाउ करता है एस्टेब्लिशमेंट करनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, ये स्पेशल बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 371F, बात होती है जहाँ पे सिक्किम की प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन पार्लियामेंट, जो एग्जिस्टिंग लॉज उनके चल रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और रिप्रेजेंटेशन उनका प्रॉपर दिया जाए पार्लियामेंट में। ऐसे ही 371G, वहाँ पे मिजोरम की बात हो रही है, जैसे नागालैंड में की गई थी कि उनके कस्टमरी लॉज को प्रोटेक्ट किया जाए, उनका वहाँ का जो कल्चर है, वैसे ही मिजोरम में किया गया है, जो कि उनके मीज़ो कस्टमरी लॉज हैं, रिलीजन है, उनके वहाँ के लैंड राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। फिर आता है 371H अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 371I, जहाँ पे गोवा की बात हो रही है रिगार्डिंग गोवाज लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे मिनिमम जो 30 मेंबर्स हैं वो होने ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्टिकल 371 कर्नाटका, जो कि हैदराबाद कर्नाटका रीजन आ जाता है। स्पेशल स्टेटस दिया गया है वहाँ पे जो कुछ बैकवर्ड एरियाज थे, जैसे कि गुलबर्ग हो गया या फिर बेल्लारी हो गया। रिजर्वेशन दिया गया है एजुकेशन में, जॉब्स में और डेवलपमेंट फंड्स में। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है, यूनियन एंड टेरिटरीज। तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं अगर आप लोगों की मर्ज़ी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।